अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ईस्टर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ईस्टर की मुबारकबाद दी और सबको ईस्टर के फेस्टिवल के हवाले से बधाई दी, मैसेज किया। इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम एक क्रिश्चियन कंट्री है। इस क्रिश्चियन कंट्री का जो किंग है वो हेड ऑफ ऑल चर्चिस है। उसने क्रिश्चियनिटी के इस फेस्टिवल पे कोई मुबारकबाद, बधाई का पैगाम नहीं दिया। हाँ, किंग ने ईद के मौके पे ईद मुबारक का पैगाम दिया था। अंदाज़ा लगाएं कि इंग्लैंड किस तरह इस्लामिस्टों के कंट्रोल में है। यहाँ रमज़ान में, पूरा रमज़ान लंदन में स्पेशल लाइट्स लगाई गई, पूरे पब्लिक को सस्ती चीज़ें दी गई। हर प्राइसेस आप देखें सुपर मार्केटों में, रमज़ान तो समझ लें कि जैसा हमें ऐसा लग रहा था हम सऊदी अरब में आ गए हैं। और ईस्टर जो कि मुसलमानों के रमज़ान के लेवल का ही, ईद के लेवल का ही फेस्टिवल है, उस पर कहीं कुछ नहीं, ना कोई लाइटें, ना कोई मुबारकबाद, ना कोई फेस्टिवल, ना कोई। ट्रेफेलगर स्क्वायर पे नमाजें पढ़ी गई रमज़ान में। ट्रेफेलगर स्क्वायर पे ईद मेले लगाए गए। ईस्टर पे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कोई मातम हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, जिससे कि यहाँ के मसला ये है कि यहाँ के जो नेशनलिस्ट हैं, जिनको कई एक्सट्रीम राइट कहते हैं, ये भी मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं छोड़ो, निकल रहे हैं यहाँ से, भाग भाग के जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है। लेकिन अब मैं आता हूँ जो नए अलायंसेस, जो नई चीज़ें बन रही हैं, उस पर कुछ आपको देखें। डोनाल्ड ट्रंप जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बना था तो 2019 में अक्टूबर में इसने एक ट्वीट की थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने $8 ट्रिलियन मिडिल ईस्ट में लगा दिए हैं अपनी जंग की पॉलिसियों में। हमारे हज़ारों फौजी मारे गए या ज़ख्मी हो गए मिडिल ईस्ट के चक्कर में। मिलियंस ऑफ पीपल दोनों साइड पे मारे गए। मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व होना हमारा सबसे बेकार डिसीजन था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में घुस नहीं रहा, धंस रहा है। कि मिडिल ईस्ट में अब तक जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी वो ज़्यादातर इराक, सीरिया, लीबिया, लेबनान यहाँ तक की थी। लेकिन ईरान से पंगा लेके मैं समझता हूँ कि इसने अपनी कब्र खोद ली है। जैसे अफ़गानिस्तान में इन्वेजन करके सोवियत यूनियन ने अपने लिए एक कब्र ही खोद ली थी और वहीं से फिर उसकी तबाही का आगाज़ हुआ, ऐसे ही अब ईरान बहुत भारी पड़ने वाला है। देखें, दुनिया में सिर्फ 3 कंट्री हैं जिनके मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। रशिया का मिसाइल 25 मिनट में अमेरिका तक पहुंच जाएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल। चाइना का 30 मिनट में, नॉर्थ कोरिया का 45 मिनट में। और ये 3 कंट्री के मिसाइल अमेरिका के किसी भी एरिया को टारगेट कर सकते हैं। अमेरिका को अब तक ये मान था कि हम तो अलग थलग हैं दुनिया में, 7 समंदर पार हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। लेकिन अब हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुके हैं और इन 3 कंट्रीज के पास हैं। और इसके अलावा अमेरिका के इंटरेस्ट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, हर तरफ हैं। वो सब टारगेट पे हैं। आज की दुनिया में पावर बेस जो है ना, वो चेंज हो रहे हैं। जब सोवियत यूनियन टूटा था ना 1987 में, तो अमेरिका वो सोल सुपर पावर। अमेरिका के बाद जो दूसरी बड़ी पावर थी ना, वो यूरोपियन यूनियन थी, वो अमेरिका के साथ थी। तो अमेरिका दंदनाता फिर रहा था। फास्ट फॉरवर्ड करें 25-30 साल, सोवियत यूनियन के टूटने के 27 साल हो गए, 28 साल हो गए। आज की दुनिया में देखें तो चाइना उस वक्त का चाइना नहीं है।
इंडिया उस वक्त का इंडिया नहीं है। फिर नॉर्थ कोरिया और फिर रशिया, सोवियत यूनियन टूटा तो रशिया की इकोनॉमी तबाह थी, रशिया बिल्कुल फारिग था। लेकिन आज रशिया एक बहुत बड़ी पावर बन के सामने खड़ा है। रशिया, चाइना, इंडिया। दूसरी तरफ अमेरिका को देखें तो अमेरिका आज $39 ट्रिलियन के कर्जे में है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका के जो हिस्टोरिकल अलाय थे, जैसे कनाडा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम है, वो उससे दूर होते जा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट की पॉलिसीज जो डोनाल्ड ट्रंप की हैं, वो अब मिडिल ईस्ट को भी सोचने पे मजबूर कर रही है अल्टरनेट रास्ते ढूंढने की। एक चीज़ मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये जो नक्शा आजकल बहुत ज़्यादा मुसलमान इसको वायरल कर रहे हैं कि ग्रेटर इज़राइल की एक साजिश है। इज़राइल है ना, वो आधा इजिप्ट, आधा सऊदी अरब, तकरीबन पूरा इराक, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान, ये सब कब्जा करके ग्रेटर इज़राइल बनाना चाह रहा है। देखें अजीज दोस्तों, प्रोपेगेंडा को भी आदमी को इधर दिमाग में कुछ रख के देखना चाहिए। जब भी प्रोपेगेंडा हो ना, तो शुरू नहीं हो जाना चाहिए कि अरे इतनी बड़ी साजिश। देखें हैं कितने यहूदी, मुझे ये बता दें, इतने से यहूदी हैं, वो इतने बड़े एरिया को, इतने बड़े लोगों को, और वो भी फसादी सारे मुसलमान, इतना सा गज्जा इनसे नहीं संभल रहा। 78 साल हो गए 1948 से अब तक इतना सा गज्जा इनसे नहीं संभल रहा। ये इतने बड़े एरिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो लोग कहते हैं कि इतना बड़ा इंडिया था, बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक मुट्ठी भर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। वो दौर और था, पहली बात वो दौर और था, दूसरा वो डेमोग्राफी और थी। आज के दौर में एक छोटा सा ईरान दुनिया की सबसे बड़ी पावर के सामने ललकार रहा है, तो आप उस इंडिया का एग्जाम्पल नहीं फिट कर सकते। एक तो इंडिया में बहुत कम ऐसा हुआ है कि पूरा इंडिया यूनाइटेड रहा हो। 3-4 ऐसी एम्पायर्स आई हैं जिसके दौर में इंडिया बड़ी हद तक, जो ब्रिटिश इंडिया था ना, अफगानिस्तान की ड्यूरेंट लाइन से लेके बर्मा, थाईलैंड तक, वो कभी ब्रिटिश से पहले यूनाइटेड इस तरह एक सरकार के अंडर में नहीं रहा। मौर्य डायनेस्टी आई, चोला डायनेस्टी आई, सब आई। फिर अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में महाराज, इतना बड़ा इंडिया किसी के कंट्रोल में नहीं था। अंग्रेज जब आया तो इंडिया की डेमोग्राफी को आप जहन में रखें कि छोटे छोटे सैकड़ों राज्य थे और सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। फिर मराठा एम्पायर की मुसलसल जंगें चल रही थीं निज़ाम हैदराबाद से, उनको अफ़गानिस्तान से सपोर्ट मिलती थी। अफ़गानिस्तान से कभी दुर्रानी, कभी नादिर शाह के हमले कर रहा था। एक अजीब सी केओस की सूरत हाल थी, और ऐसे में अंग्रेज़ों ने अपनी मिलिट्री सुपरमेसी और टेक्नोलॉजी, जैसे ट्रेन है, जैसे मूविंग बहुत ज़रूरी होती है कॉलोनाइजेशन में, तो इनके पास ये साधन थे। इनकी नेवी जो थी बहुत स्ट्रांग थी, इनके पास वेपनरी बहुत ज़बरदस्त थी। हम अभी पत्थर के दौर में ही लड़ रहे थे तलवारों से और उनसे, और उनके पास जो बड़े बड़े तोप खाने थे, बेहतरीन राइफलें थीं, ये सब चीज़ें थीं। और फिर इन्होंने जो इंडिया में डिसयूनिटी थी, एक दूसरे से लड़ रहे थे, उसका फ़ायदा उठाया, एक को मिलाया अपने साथ, दूसरे को मिलाया, तीसरे से लड़ाया, इस तरह करके। और वो भी ज़माना और था। आज का ज़माना, ये जो नक्शा देख के हम सोचें ना कि ग्रेटर इज़राइल होगा और इज़राइल पूरे इस इलाके को कब्जा कर लेगा, वायबल मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कोई। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, वो भी मुसलमानों की तरफ से। अब आते हैं यहाँ पे, देखें एक इमारात और सऊदी अरब का मामला तो चल रहा है। जैसे ये खबर कल की है कि इमारात ने एक मिलिट्री बेस सोमाली लैंड में बनाया है, जिसको अमेरिका और इज़राइल की सपोर्ट हासिल है।
सोमालीलैंड नॉर्दर्न सोमालिया का एक इलाका है जो कई दशकों से आज़ाद ही है। एक तरह से सिर्फ यूएन का मेंबर नहीं, लेकिन वहाँ पे उस इलाके में उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पे बाकायदा इलेक्शन होते हैं, उनकी अपनी सरकार बनती है। मोगादिशो जो कैपिटल है सोमालिया का, उसका वहाँ पे कोई अमल दखल है नहीं। उसको टोटल सपोर्ट हासिल है इमारात की, इजराइल की और अमेरिका की। और सऊदी अरब का जो झगड़ा इमारात से चला है, उसके पीछे यही दो तीन कारण थे। एक यमन के हूती, एक सोमालीलैंड, एक लीबिया में भी इस वक्त दो पैरेलल सरकारें चल रही हैं, उसमें एक को सपोर्ट कर रही है इमारात, एक को सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब। तो इन चीज़ों का ही क्लैश हुआ है। तो अब ये इमारात वहाँ पे, अब इमारात का मसला ये है कि सब कह रहे हैं कि सऊदी अरब का इमारात का क्या मुकाबला, सऊदी अरब इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो भाई साहब, इसराइल इतना सा है, इट इज़ नॉट इसराइल, इसराइल के पीछे अमेरिका है। इसी तरह इमारात इसराइल और अमेरिका के साथ अटैच्ड है। तो मैं समझता हूँ कि इमारात इस रीजन का एक पावर प्ले है। लिंडसे ग्राहम अमेरिका का सेनेटर सऊदी अरब आता है, इमारात जाता है। अब लास्ट वीक यूके का प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर सऊदी अरब जाता है, फिर इमारात आता है। एक नई खिचड़ी पक रही है। कतर का अमीर 2 दिन पहले इमारात जाता है और दोनों मोहम्मद बिन जैद और कतर का अमीर दोनों मिल के कॉमन पॉलिसी की बात करते हैं। तो इस रीजन में सऊदी अरब अकेला अब चौधरी नहीं रहा। कतर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक पावर है। पॉलिटिकली इन सेंस कि आप देख लें, हमास, तालिबान सब कतर में ऑफिसेस रखते थे, कतर से ऑपरेट करते थे। कतर एक मतलब एक नेगोशिएटर कह लें, एक उसके हिसाब से पॉलिटिकली एक स्ट्रेंथ बना ली इसने अपनी इकोनॉमी। वैसे इसलिए कि हीलियम गैस है ना, वो इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जैसे मोबाइल फ़ोन सैमसंग के और जो कोरिया की इंडस्ट्री है, वो हीलियम गैस के बगैर तबाह है। ताइवान में जो सेमीकंडक्टर बनते हैं, हीलियम गैस का सबसे बड़ा सप्लायर दुनिया में कतर है। गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कतर सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है। तो कतर की एक स्ट्रेंथ है। इमारात ठीक है, इस जंग की वजह से इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा असर पड़ा है, थोड़ा मामला हुआ है, लेकिन आगे चल के इमारात ने और आगे बढ़ना है। तो चीज़ें मुझे कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं इस रीजन के हवाले से कि कुछ नए अलायंसेस बनेंगे और अरब वर्ल्ड में चीज़ें चेंज होंगी। इमारात की लीडरशिप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के चल रही है। सऊदी अरब की लीडरशिप अभी तक उसी कंजर्वेटिव सोच में चल रही है। सऊदी अरब ज़्यादातर उम्मा पे डिपेंड कर रहा है। बीइंग कस्टोडियन ऑफ मक्का एंड मदीना, वो उम्मा के ऊपर डिपेंड करके चल रहा है कि उम्मा हमारे साथ है, उम्मा की मदद मिलेगी। उम्मा साली फारिग है, किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। उम्मा का एक कंट्री बता दें जो काम का है। दूसरा, उम्मा जितने भी कंट्रीज हैं ना, वो हाथ में खंजर लेके पीठ में मारने को तैयार हैं एक दूसरे के। जितनी भी उम्मा की जंगें चल रही हैं ना पिछले 50 साल में, वो ज़्यादातर आपस में ही चली हैं या फिर किसी और से भी चली हैं, तो उसमें भी उम्मा के कोई ना कोई कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। जैसे इस ईरान के खिलाफ जंग में पूरा अरबियन गल्फ इन्वॉल्व था, पाकिस्तान इन्वॉल्व था, इराक में भी ये सारे अरबियन गल्फ वाले इन्वॉल्व थे। हर तरह से उम्मा का हिसाब किताब, अगर कोई उम्मा पे भरोसा करके चलता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। तो वो सऊदी अरब कर रहा है, जबकि इमारात आउट ऑफ बॉक्स सोचता है। तो उसने इजराइल के साथ ज़्यादा वो किया, उसने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है वो पूरी दुनिया से आई है। तो इसलिए इस रीजन में बड़ी जियोग्राफिकल चेंजेस तो मुझे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, लेकिन
डेमोग्राफिकल चेंजेस और पॉलिटिकल चेंजेस बहुत बड़ी होंगी। नए अलायंसेस अब आगे बढ़ने हैं। ब्रिक्स का बड़ा शोर सुनते थे हम कि ब्रिक्स कुछ आगे बढ़ेगा। वो ब्रिक्स इस वक्त पोज पे आ गया है, कोई खबर नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रही। ब्रिक्स के जो कंट्री हैं, वो जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन में, जैसे ईरान अमेरिका, जैसे गजा इसराइल, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान, उसमें ब्रिक्स बिल्कुल खामोश बैठा है। किसी मामले पे तो ब्रिक्स अपने इम्पोर्टेंस सामने नहीं दिखा रहा। ना इंडिया, ना चाइना, ना रशिया, ना साउथ अफ्रीका, ना ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ ने किसी कॉन्फ्लिक्ट में आगे बढ़ के अपनी मौजूदगी नहीं दिखाई कि हम भी हैं। तो लेट्स सी ब्रिक्स का आगे क्या होता है। मुझे ब्रिक्स से डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इसमें ब्रिक्स ने अभी तक कुछ नहीं दिखाया। तो लेट्स सी अजीज दोस्तों आगे क्या होता है, लेकिन मामला इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।